हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए याद रखिएगा, सभी आपको पार्ट को क्लियर करना है, एक भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसलिए अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खेरा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो खेरा रोग होता है, याद रखिएगा कि धान का खेरा रोग होता है, ये किस तत्व की कमी से होता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है, तो ये होता है जस्ता की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा, जिंक का सेकेंड नाम क्या होता है? जस्ता। तो खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक या जस्ता की कमी से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि इसका कंट्रोल या इसका नियंत्रण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, जिंक सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर होता है। थर्ड क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि जो खेरा रोग है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? मतलब सबसे पहले जो खेरा रोग है, ये किसके द्वारा डिस्क्राइब्ड किया गया था या फिर खोजा गया था? तो याद रखिए, जो खेरा रोग है सबसे पहले देखा गया था YL नेने ने। और अगर बात करते हैं कहाँ पर, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में देखा था। YL नेने के द्वारा, याद रखिएगा, खेरा रोग को सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? उत्तराखंड में देखा गया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं, जो भी इस क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी को आप एक बार नोट जरूर कर ले, जिससे कि आपके हमेशा ये क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि होता है। मतलब यहाँ पर आपको करेक्टर पूछे गए, किसके पूछे गए? ह्यूमस के पूछे गए। किसके? ह्यूमस के पूछे गए। मतलब ये आकारहीन होता है, कोलोइडी पदार्थ होता है, भूरा काला मिश्रण होता है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शन देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर बता सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिए, ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आकारहीन होता है, तो ह्यूमस किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कोलोइडी पदार्थ, तो ह्यूमस एक कोलोइडी पदार्थ भी होता है। और अगर हम बात करते हैं भूरा काला मिश्रण, तो आपने देखा होगा कि जो ह्यूमस होता है, ये भूरा काला का मिश्रण ही होता है। ठीक है, मतलब इसका जो होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? याद रखिएगा, ये होता है भूरा और काला मिश्रण होता है। ठीक है, देखने में कैसे दिखाई देता है? भूरा और काला दिखाई देता है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी, क्योंकि ह्यूमस एक आकारहीन होता है, कोइलोइडी पदार्थ होता है और भूरा काला मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यूरेट ऑफ पोटास। याद रखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो MOP होता है, MOP होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, या फिर रासायनिक जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट, या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है म्यूरेट ऑफ पोटास, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये होता है KCl होता है। क्या होता है? KCl होता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, याद रखिएगा, वैसे ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, एक होता है सल्फेट ऑफ पोटास। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम होता है, ये कितना होता है? तब आपको क्या बताना है? याद रखिएगा, 60% होता है। और अगर आपसे पूछता है कि सल्फेट ऑफ पोटास में पोटेशियम कितना होता है, तब आपको क्या बताना है? 50%। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अधिक किस में का हिस्सा है। ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। ठीक है, म्यूरेट को आपको मैक्सिमम मानना है। ठीक है, म्यूरेट का M आ ही रहा है, ये तो आपको पता है कि म्यूरेट का M आ रहा है शुरुआत में, तो इस M को ही हम ट्रिक बताएंगे। क्यों, कैसे याद रखोगे आप? सल्फेट में ज़्यादा होता है या फिर म्यूरेट में, तो M को हम क्या मान रहे हैं? मैक्सिमम मान रहे हैं। मतलब ज़्यादा किस में होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास में होता है। कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, याद रखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है।
इसलिए इसे आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आपको ये याद रहेगा कि किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितना होता है पोटेशियम, ये होता है याद रखिएगा 60%, जिसको हमने कैसे याद किया, म्यूरेट ऑफ पोटाश का एम से हमें याद किया। ठीक है, एम मतलब मैक्सिमम कितना होता है 60% होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका ये तो हमने जान ही लिया है कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आसानी सूत्र क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत का सोयाबीन प्रांत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन प्रांत या फिर सोया प्रदेश। आपने दोनों ही क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपने एग्जाम में देखे होंगे कि सोयाबीन प्रांत या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सोया प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, आपको भी साथ साथ कमेंट करते रहना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे कि भारत का सोयाबीन प्रांत किसे कहा जाता है, राजस्थान को, बिहार को, मध्य प्रदेश को या फिर कर्नाटक को। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा भारत का जो सोयाबीन प्रांत होता है, मतलब सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है मध्य प्रदेश में। मतलब याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोयाबीन प्रांत, या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का सोया प्रदेश किसे बोला जाता है, सोया प्रदेश या फिर सोयाबीन प्रांत, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्न के विकास हेतु 6 से 7.5 पीएन मान उपयुक्त होता है, मतलब किसके लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा बैक्टीरिया आपको दे रखा है, एजिटोबैक्टर आपको दे रखा है, नीलहरी शैवाल आपको दे रखा है और उपयुक्त सभी। मतलब इसमें से राइट आंसर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है ऐसे क्वेश्चंस की डेवलपमेंट के लिए जो पीएच के मान, तो याद रखिए एजिटोबैक्टर, बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल लगभग इन सभी के लिए उपयुक्त होती है। मतलब राइट आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि किस प्रदेश में काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, मतलब काली जो मृदाई है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। ठीक है, ये प्रदेश नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश है। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा किस प्रदेश में या फिर किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मृदाई पाई जाती है, तो काली मृदाई, ठीक है, काली मृदाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि रेशम पैदा करने वाले को कहते हैं, या फिर आप ऐसे इस क्वेश्चन को समझिए कि रेशम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, रेशम पालन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, मेसिकल्चर, सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एपीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू से ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तकों का अध्ययन। एपीकल्चर में याद रखिएगा मधुमक्खियों पालन। ठीक है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर आपको दो ही याद रखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। तो एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना, एपीकल्चर कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर में ही याद रखिए रेशम पालन का अध्ययन क्या है। ठीक है, रेशम पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि रेशम उत्पादन करने वाले कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, रेशम विज्ञान या फिर क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, दोनों टाइम में आपको याद रखना है। और एपीकल्चर के बारे में अभी आपको बताया है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। इसके साथ साथ एक और ब्रांच आपको याद रखनी है, जिससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, कि मोरिकल्चर किसे बोला सा है, मोरिकल्चर किसे बोला सा है, तो याद रखिएगा शहतूत की खेती का अध्ययन, शहतूत की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं उन सभी का आप एक बार ज़रूर नोट कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। अब ये अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में।
ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन पूछा आता है कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे किस नाम से जाना है? फिजियोलॉजी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो आप सभी को पता है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये क्या होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्यों होती है? इसका कार्य क्या होता है? क्यों? क्योंकि याद रखिए ये भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब आप ऐसे ये समझ सकते हो कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस किसे बोला जाता है? कि पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूसा ज्वाला किसकी किस्म है? पूसा ज्वाला किसकी किस्म है? मिर्च की, प्याज की, लहसुन की या फिर बैंगन की। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है पूसा ज्वाला, तो ये शिमला मिर्च की होती है। किसकी होती है? मिर्च की वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सूरजमुखी का पौधा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्लियर करूँगा। अब याद रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि सूरजमुखी का जो पौधा होता है ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है। क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है ये किसका इंडिकेटर प्लांट होता है? मतलब सूचक पौधा होता है। ठीक है, सूचक पौधा का मतलब होता है इंडिकेटर प्लांट। अब ये इंडिकेटर प्लांट होते क्या है इसके बारे में आपको कई बार बताया भी है, अगर आपने देखा होगा अच्छे से क्लास को तो, लेकिन आपको एक और बार देख लीजिएगा कि सूरजमुखी का पौधा क्या होता है। याद रखिएगा ये होता है डे न्यूट्रल प्लांट होता है। और किसका इंडिकेटर प्लांट होता है? ये होता है, याद रखिएगा, बोरोन तत्व का होता है। किसका होता है? बोरोन तत्व का होता है। अब ये इंडिकेटर प्लांट होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा इंडिकेटर प्लांट का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई पौधा है और उसमें बोरोन की तत्व की कमी है तो वो हल्की सी मात्रा, ठीक है, बोरोन की हल्की भी मात्रा कमी होने पर वो क्या करेगी? लक्षण, उसके सिम्टम दर्शाने लग जाएगी। बल्कि अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिकेटर प्लांट नहीं है लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि तुरंत उसके प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि उसकी ज़्यादातर हानि हो जाएगी तब उसके लक्षण ज़्यादातर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फसल है उसमें अगर लेट आपको पता चलता है कि इसमें बोरोन तत्व की कमी है तब तो आप उसका नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पहले ही ये पता चल जाए शुरुआत अवस्था में कि इसमें बोरोन तत्व की कमी है, हमें इसमें छिड़काव करना चाहिए, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इंडिकेटर प्लांट का यूज़। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कोई सा भी खेत है तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक या दो प्लांट क्या करते हैं, चारों दिशाओं में लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए इस कोने में या इस कोने में या फिर इस कोने में या फिर इस कोने में अगर किसी भी कोने में बोरोन तत्व की कमी होती है तो उससे क्या होता है, तुरंत हमें उसका पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि सूरजमुखी तुरंत उसके प्रभाव प्रकट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है और इनको इंडिकेटर प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।